हेलो। नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कमेंट करिए एक बार जल्दी से। हम्म। कल की क्लास में कहां तक हो गया था? सॉइल वाला चैप्टर हो गया, शायद एग्रीकल्चर वाला भी हो गया। राइट। उसी में जो एग्रीकल्चर वाला छोड़ा था उसी में एक पॉइंट और लिखो, हुआ लिखो जल्दी से। लिखो, द डिक्लाइन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। एक पॉइंट लिखोगे उसी में, द डिक्लाइन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इज बिग प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। डिक्लाइन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इज बिग प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। आगे बात समझ में? हिंदी में लिखो इसी में, मिट्टी की गिरती हुई उर्वरा शक्ति, मिट्टी की गिरती हुई उर्वरा शक्ति या उर्वरक शक्ति या उत्पादन क्षमता, मिट्टी की गिरती हुई उर्वरकता कृषि के लिए एक समस्या है। कृषि के लिए एक समस्या है। अच्छा, पर्वतीय वन तक कराया था मैंने। ओहो, इसी में लिख दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स, इसी में लिख दो। आगे लिखो, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन 1956। भारतीय मृदा सर्वेक्षण, भारतीय मृदा सर्वेक्षण की स्थापना, भारतीय मृदा सर्वेक्षण की स्थापना 1956 में हुई थी। नोट करके लिखते चलो, 1956 में हुई थी। आगे अगले पॉइंट पर आ जाओ बा, फॉरेस्ट के पॉइंट लिखते चलो इसी में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ध्यान से, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान केंद्र। 1906 में इसकी स्थापना हुई है और हेड ऑफिस कहां पर है इसका? देहरादून। हेड ऑफिस कहां पर है इसका? देहरादून। ये क्या करता है तो आपका आंसर होगा, 2 साल में एक रिपोर्ट जारी करता है वनों से संबंधित। वनों से संबंधित ये 2 साल में एक बार रिपोर्ट जारी करता है। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, इसकी रिसेंट रिपोर्ट क्या कहती है? वर्तमान रिपोर्ट का क्या कहना है? देखो ध्यान से, वर्तमान रिपोर्ट का कहना है मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कहां पर है, यानी कि सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा एमपी में, अरुणाचल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। ये सीक्वेंस में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं यहां। अगर आपसे पूछा जाता है मिनिमम कहां पाए जाते हैं, तो आंसर होगा आपका पंजाब। उसके उससे थोड़े से ज्यादा कहां पर है? हरियाणा। आपसे पूछा जाएगा फॉरेस्ट एरिया कितना है फिलहाल में इंडिया का, 24.62% है। जबकि एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया कितना है? ये है 21.7%। ओके, 21.7%। मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? ये वैसे मैं लिखवा चुका हूं, वेस्ट बंगाल में। आपसे फिर पूछा जा सकता है कि परसेंटेज के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं मिजोरम में। कहां पाए जाते हैं? मिजोरम। पॉइंट नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, हो गया। जल्दी से पॉइंट नोट करो ये वाले फॉरेस्ट से रिलेटेड। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, मिनरल्स ऑफ इंडिया। हो गया। मनोज का कमेंट आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट यू आर टीचिंग। इट्स ओके, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी एंड माय टॉपिक। अब इसी में नोट करके आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे फॉरेस्ट पॉलिसी। इसको कहा जाता है वन नीति। देखो ध्यान से भाई, फॉरेस्ट के हमने इतने सारे फायदे पढ़े, आगे बस समझ में। फॉरेस्ट के इतने सारे हम लोगों ने फायदे पढ़े, हमें क्या जानकारी हासिल हुई कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने की हमें अत्यंत आवश्यकता है। तो क्यों ना फिर उस कंजर्वेशन को, उस संरक्षण को एक सिस्टमेटिक वे में पूरा किया जाए। तो सिस्टमेटिक वे में पूरा करने के उद्देश्य से ही फॉरेस्ट पॉलिसी को लाया गया। अगर हम बात करेंगे हमारे भारत में पहली वन नीति कब आई, है ना, मैं लिखता हूं यहां पे पॉइंट, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि प्रथम वन नीति कब आई? 1894 में। उसके बाद फिर क्या हुआ इसको? इन 1952 इट वॉज रिवाइज्ड, है ना, इसमें सुधार किया गया, ऐसे लिख लो। इसमें सुधार किया गया। फिर नेक्स्ट इन 1988 इट वॉज अगेन रिवाइज्ड, इसमें पुनः सुधार किया गया। ठीक है जी। फिलहाल में कौन सी अप्लाई है? प्रेजेंट टाइम पॉलिसी ऑफ 1988 इज एक्टेड। वर्तमान में 1988 की वन नीति लागू है। 1988 की वन नीति लागू है। ओके, चलिए एक और पॉइंट इसी में पढ़ोगे आप, और क्या खास है फॉरेस्ट पॉलिसी में। इंडिया में कितने परसेंट एरिया पर फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट है? इन इंडिया 3%, 33% फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड। या नीडेड लिख दो। भारत में 33% क्षेत्र पर वनों की आवश्यकता है। अब वन क्षेत्र तो हमारा 21% के करीब है। इसके लिए 2 बार प्रयास किए गए। 10th 5 ईयर प्लान में टारगेट रखा गया कि 33% एरिया पर वृक्ष होने चाहिए, और वृक्ष लगाए गए। ठीक है जी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ साथ 1951 में वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी। वन महोत्सव की शुरुआत, क्या टारगेट था इसका वन महोत्सव का? इसका टारगेट था वन महोत्सव का, ध्यान से सुनना मेरी बात को, टारगेट यह रखा गया था वन महोत्सव में कि हम जुलाई के फर्स्ट वीक में वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष, ऐसा नहीं एक साल। इस साल भी मनाया गया। और इसकी शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे, ये थे के एम मुंशी। के एम मुंशी ने शुरुआत की थी। ये सभी के सभी पॉइंट आप जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मिनरल्स ऑफ इंडिया। फटाफट से नोट करो इसको। क्वेश्चन सीरीज आज आपको लगानी। आज टेस्टिंग ऐप पर जाकर आप सॉइल वाले चैप्टर के क्वेश्चन लगाओगे, कल फिर एग्रीकल्चर वाले के मिल जाएंगे आपको, एक एक करके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आज सॉइल वाला टॉपिक पहले रिवाइज करना, फिर उसके क्वेश्चंस लगाना। हो गया, चलो हेडिंग डालो मिनरल्स ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखो भारत के खनिज। मिनरल्स ऑफ इंडिया, भारत के खनिज। अगले पॉइंट पर आ जाओ, देखो ध्यान से। अच्छा ये बताओ, एग्रीकल्चर और सॉइल वाले चैप्टर के नोट्स मिले आपको? मिनरल्स की अगर मैं बात करूंगा, मिनरल्स कहां से निकाले जाते हैं? मिनरल्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ठीक है ना, कहां से निकाले जाते हैं? तो आपका आंसर होगा पृथ्वी की
क्रस्ट से निकाले जाते हैं। ओके, पृथ्वी की भूपर पट्टी से खनिज निकाले जाते हैं। आगे बात समझ में? नोट्स नहीं मिले, टाइप हो गए, मेरे फोन में अभी है, तुरंत अपलोड करवा दूंगा मैं। ओके, करवाता हूं अपलोड। देखो ध्यान से भाई, जनरली होता क्या है, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, इस क्रस्ट में रॉक पाई जाती है और इन्हीं रॉक में होते हैं मिनरल्स। हाँ ना, इन्हीं रॉक में क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ये किससे बनी हुई है? इसमें ये हमारी अर्थ की क्रस्ट किससे बनी हुई है? तो आपका आंसर होगा ये बनी हुई है फेडाल्सफर की। फेडाल्सफर की बनी हुई है आधे से ज्यादा। ये कितने परसेंट होता है? समथिंग अबाउट 40% मानकर चलो आप, है ना, समथिंग अबाउट 40% होगा यही। और ये किसका बना हुआ होता है? तो आपका आंसर होगा इसमें सिलिका होती है प्लस ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अर्थ की क्रस्ट में माइका, जिसे अभ्रक कहा जाता है, ये अभ्रक होता है 4%। अर्थ की क्रस्ट में आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो पायरोक्सिन, ये कितनी होती है? ये होती है 10% पायरोक्सिन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और एसएससी ने कई बार पूछा हुआ है कि जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? फेडाल्सफर देखने को मिलता है, जो लगभग आधे से ज्यादा होता ही है। आगे बात समझ में? देखो ध्यान से, इसी में अगला पॉइंट होगा, जो हमारी अर्थ है, हमारी इंडिया है, हमारे इंडिया में क्या मिनरल्स पाए जाते हैं? तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, इन इंडिया कोडप्पा एंड धारवाड़, कोडप्पा एंड धारवाड़ रॉक्स आर फाउंड सो रिच इन मिनरल्स। कोडप्पा और धारवाड़ यहां पर कंपोजिशन और टाइमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बहुत प्राचीन चट्टानें हमारे भारत में पाई जाती हैं, इसलिए भारत खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। मैं लिख देता हूं इसे, भारत में कोडप्पा और धारवाड़ की चट्टान पाई जाती है, अतः भारत खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। पूरा नोट करोगे, फिर एक एक करके मिनरल के बारे में मैं बताता हूं। ओके, और एक बात कान खोल के सभी लोग सुन लो, मैंने आप लोगों को डिटेल नोट्स दिलवा दिए और वन लाइनर नोट्स टाइप करवा रहा हूं, वो भी दिलवा दूंगा आप लोगों को। और अगर आप ये उम्मीद लगाए हुए बैठे हो कि टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है वो हमें पीडीएफ चाहिए या वो पीएनजी चाहिए हमें, तो भूल जाओ, नहीं मिलेगी। साफ कह रहा हूं, नहीं मिलेगी। मैं जो लिख रहा हूं यहां बोर्ड पर, अगर आप इसकी उम्मीद लगाए हुए बैठे हो तो किसी भी चैप्टर की पीडीएफ नहीं मिलेगी। खुले शब्दों में कह रहा हूं। हाँ, यही कंटेंट टाइपिस्ट टाइप करके आपको A4 सीट पर जरूर दे सकता है। डेली पूछो या मत पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट वाला जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया है, उसके क्वेश्चंस मैंने टाइप कर, उसकी पूरी टाइप करा दी, सीट मिल जाएगा वो, लेकिन मेरे हाथ का लिखा हुआ चाहिए, वो नहीं मिलेगा। यहां तक हो गया पूरा? चलिए जी, अब आ जाओ, देखो ध्यान से, सबसे पहले मिनरल की बात करते हैं जिसका नाम है कॉपर। कहां से प्राप्त होता है तांबा? ध्यान से सुनना, इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कहां से? इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इग्नियस रॉक। इसका खनन आग्नेय चट्टान से होता है। खनन किससे होता है? आग्नेय चट्टान से होता है। ध्यान से सुनना, कॉपर को कहा जाता है फर्स्ट मेटल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसे माना जाता है मानव सभ्यता की पहली धातु, यानी मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु को खोजा था? आपका आंसर होगा सबसे पहले कॉपर को ही डिस्कवर किया था। अगर मैं बात करूंगा प्रोडक्शन की, तो इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है? कॉपर का। तो याद रखना, कॉपर का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा, वो होता है चिली में। और चिली कहां पे पड़ता है? साउथ अमेरिका में। इस चिली कंट्री में एक प्लेट्यू है जिसको कहा जाता है चुक्की का माता प्लेट्यू, चुक्की माता का पठार। यहीं पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और ये पड़ता है चिली के नॉर्थ पार्ट में। इस रीजन को कहा जाता है कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विश्व की ताम्र राजधानी। इसे क्या कहा जाता है? विश्व की ताम्र राजधानी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि जो चिली है वहां कॉपर के सबसे ज्यादा उत्पादन के कारण क्या है। ऑप्शन में यही दे रखा था कि नॉर्थ चिली वाला जो रीजन है वहां हाई डिपॉजिट मिलते हैं, इस वजह से चुक्की का माता का पठार जो है ना इस वाले रीजन में।
चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप, प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। फर्स्ट रैंक है इसकी इंडिया में। और मध्य प्रदेश में कौन सी माइन है फेमस? मलंज खंड, ये फेमस माइन है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है राजस्थान। राजस्थान में एक पड़ती है खेतड़ी माइन और एक पड़ती है बनवास। नोट करो जल्दी से। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है तो आपको पता है, सामने लिखा ही हुआ है। हो गया? कॉपर के बाद नेक्स्ट आ जाओ अब आप। गोल्ड। अगर मैं गोल्ड की बात करूंगा तो इसको माना जाता है प्रीशियस मेटल। इसे प्रीशियस मेटल माना जाता है या फिर इसको माना जाता है कीमती धातु। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके जो रिजर्व है वो रेयर है ना। एक तो भंडार बहुत कम है, दूसरा जब मेटलर्जी की जाती है ना इसकी, तो लेबर चार्ज हाई रहता है इसका, मजदूरी ज्यादा होती है। यूज्ड एज एसिड्स, ये परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए इसको कीमती धातु माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा ये पाया कहां पर जाता है, तो देखो ध्यान से, वर्ल्ड में जोहान्सबर्ग, ये पड़ता है कहां? साउथ अफ्रीका। और पोलार गोल्ड फील्ड ये है इंडिया में, और इंडिया में भी कहां? कर्नाटका में, है ना। जो जोहान्सबर्ग है इसको क्या नाम दिया जाता है? जोहान्सबर्ग को कहा जाता है गोल्डन सिटी, सोने की नगरी कहा जाता है। पता है आपको, केवल साउथ अफ्रीका ही ऐसा कंट्री है पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जिसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, और यही कारण है कि वो सबसे ज्यादा विकसित देश है पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, गोल्ड के बाद सिल्वर, चांदी। एक्सट्रैक्शन किसके साथ किया जाता है इसका? सीसे के साथ खनन होता है। सीसे के साथ खनन होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा सिल्वर की, तो प्रोडक्शन कहां होता है सिल्वर का? प्रोडक्शन होता है मैक्सिको में, और मैक्सिको में है ची हुआ हुआ माइन। ची हुआ खान है यहां पे, ठीक है। अब आ जाओ इंडिया में। इंडिया में राजस्थान है फर्स्ट रैंक, है ना। इंडिया में राजस्थान का प्रथम स्थान है। पहले ये बताओ साथ के साथ नोट्स बना रहे हो या नहीं? हाँ भाई, कमेंट करो। हाँ जी, साथ के साथ बना रहे हो या नहीं? अगर नोट्स नहीं बनाए ना, मुझे पता चल गया, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, स्लाइड से पढ़ाऊंगा फिर। चलो, अब देखो राजस्थान में कहां कहां इसके रिजर्व पाए जाते हैं। अरे यार, देखो राजस्थान में है संदेसर, राजपुरा, रामपुरा और जावर। ये सभी के सभी खान कहां पर है? राजस्थान में है। पता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा?
कोई भी इनमें से नाम दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन चांदी उत्पादन क्षेत्र है, या इनमें से कौन, या ऐसे पूछेगा जावर चांदी उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक खान पड़ती है कर्नाटका में, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। कर्नाटका की जो खान है इसका नाम है हुट्टी, इसका नाम क्या है, हुट्टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। डालो बाप। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, सारे लोग कमेंट में हो, कौन सा मेथड आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, स्लाइड वाला या ये वाला? हाँ जी, बताना एक बार कमेंट करके। मैं जब तक डायमंड के बारे में देखता हूं कहां मिलेगा, ढूंढ के लाता हूं आपके लिए। डायमंड इसे माना जाता है हार्डेस्ट नॉन मेटल। ये सबसे कठोर अधातु है ना, ये सबसे कठोर अधातु है। ओके, क्यों परेशान हो रहे हैं, दोनों इस्तेमाल किए। इंडियन में ये चैप्टर पूरा समझने वाला है तो इसको लिखकर करा देता हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे अक्षांश देशांतर है, सोलर सिस्टम है, उनको स्लाइड से कंप्लीट कर लेंगे, उसमें ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं। राइट, जैसे कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में बहुत से पॉइंट ऐसे होंगे जिनको फिर हम स्लाइड से कवर कर जाएंगे। मतलब स्लाइड का हम प्रयोग करेंगे, और ये चीज मैं आगे भी रखूंगा, स्लाइड का प्रयोग करेंगे हम फैक्ट को कंप्लीट करने में, कॉन्सेप्ट को बोर्ड पर करेंगे, दोनों को कॉमन लेके चलेंगे, है ना। परेशान मत हो, मेरा वादा है आपसे, आपका 0.1% नुकसान नहीं होगा। अब तक अगर हुआ हो तो वो भी बता दो आप। केवल और केवल जब फैक्ट पढ़ाने होंगे तभी स्लाइड का प्रयोग करेंगे, दोनों चीज को इस्तेमाल करके चलेंगे तो सिलेबस जल्दी हो जाएगा, है ना। डायमंड को माना जाता है हार्डेस्ट नॉन मेटल। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायमंड की अगर मैं बात करूंगा, बेसिकली हीरा बनता किससे है, ध्यान से सुनना। हीरा जो है ये बनता किससे है, ऐसा माना जाता है कि कार्बन का शुद्ध रूप ही हीरा होता है, यानी जो कोयला, आपने सुना भी होगा कोयला जो होता है ना, वही कोयला लंबे टाइम के बाद जाकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डायमंड में। आगे बात समझ में, मैं लिख देता हूं, ये है, ये है कार्बन का, ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है ना, कार्बन का शुद्ध रूप माना जाता है। आगे देखो यूज किसमें किया जाता है, एक तो डायमंड का प्रयोग होता है ज्वेलरी में, आभूषण में, और आभूषण के साथ साथ इसका प्रयोग होता है किसमें, तो आपका आंसर होगा ग्लास कटिंग में, कांच को काटना। ठीक है, ये प्रयोग किया जाता है। अब आ जाओ प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन कहां होता है, प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो डायमंड का प्रोडक्शन होता है किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका में, किम्बरले या दक्षिण अफ्रीका में होता है प्रोडक्शन, इसीलिए किम्बरले को कहा जाता है हीरो की नगरी, है ना, इसे क्या कहा जाता है, हीरो की नगरी। और हमारे इंडिया में, इंडिया की अगर मैं बात करूंगा तो मेरी बात को गौर से सुनना, इंडिया में है पन्ना, पन्ना माइन, एमपी, पन्ना माइन कहां पड़ती है, एमपी में। एक और बात याद रखना, डायमंड को सबसे पहले खोदकर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उस एक्सट्रैक्शन के बाद उसकी कटिंग की जाती है, फिर फर्निशिंग की जाती है, उसके बाद पॉलिशिंग की जाती है, मतलब फिनिशिंग जैसे बोलते हैं। मतलब डायमंड रेडी होता है सबसे पहले एक्सट्रैक्शन, फिर कटिंग, फिर फिनिशिंग, उसके बाद फिर डायमंड पर की जाती है पॉलिश, ऐसे लिखा जाता है ना, पॉलिश। खनन, कटिंग को काटना या कर्तन कह लो, फिनिशिंग को पता नहीं क्या बोल, मतलब फिनिशिंग को क्या बोलेंगे आप, सोदाई। पॉलिशिंग जानती हो आप। अच्छा, इन तीनों कार्य के लिए फेमस है गुजरात का सूरत, गुजरात का सूरत फेमस है। अगर आपसे पूछा जाता है, यहां पे प्रोडक्शन नहीं, यहां पे लिखना रिजर्व, किम्बरले में रिजर्व लिखना, मतलब भंडार सबसे ज्यादा कहां पर है। अब आ जाओ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या उत्पादन, उत्पादन कहां होता है, तो आपका आंसर होगा रसिया में, सबसे ज्यादा कहां होता है, रूस में। मार्केट कहां पर है सबसे बड़ी, आप लोगों ने सुना होगा एंट वॉर, सुना है, एंट वॉर, और ये किस कंट्री में है, बेल्जियम। नीरव मोदी का नाम सुना है, वो यहीं पे तो जाके हीरे बेचता था। इसे बोला जाता है डायमंड कैपिटल, हीरों की राजधानी।
ओके, डायमंड कैपिटल यानी कि हीरो की राजधानी। ओके, नोट करो फटाफट से, ये वाला चैप्टर ऐसे ही कराया मैंने आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, माइका। ये एग्जांपल है कैसी रॉक का। अच्छा, ओवरऑल खुश तो हो, पीडीएफ की समस्या थी, मिल जाएगी आपको, मेरे से तो खुश हो, है? पढ़ाने के तरीके से तो खुश हो, या कोई समस्या है? ये अबसादी चट्टान का उदाहरण है। माइका क्या है? अबसादी चट्टान का उदाहरण है। अच्छा, इसका यूज किसमें किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। माइका का यूज किया जाता है एक तो सीट बनाने में, माइका की सीट्स आती है। कॉस्मेटिक में प्रयोग होता है इसका, मेकअप बनाने में, मेकअप का जो सामान होता है उसे बनाने में। और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर जानते हो? कुचालक। अरे बिजली के बटन, जिसको यूपी की भाषा में चटकनी कहा जाता है? वो बड़ा मजा आता है ना उसको बीच में रोकने में। वही, ये सब कुछ माइका की है ना? ये सब कुछ क्या है? आपका आंसर होगा माइका। ओके, देखो ध्यान से, अब प्रोडक्शन पर आ जाते हैं। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है इसका चाइना में। इंडिया में आ जाओ, इंडिया में करता है जी आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र करता है? नेल्लोर, है ना? इसके बाद करता है जी झारखंड। झारखंड में कौन सा है? झारखंड में जमशेदपुर वाला रीजन है। और एक है कोडरमा, है ना? कोडरमा हजारीबाग, कोडरमा हजारीबाग बेल्ट। एक है जी राजस्थान, राजस्थान में है अजमेर रीजन, अजमेर रीजन। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर तो ये है, दूसरे नंबर पर है ये, तीसरे पर है ये चीज भी याद रखना। ओके, ये चीज भी याद रखनी है आपको, माइक का। ठीक है, आज रखते इतना ही, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। मोस्ट प्रोबेबली कल होगा। ठीक है, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, जब भी होगा। मुझसे जितने एफर्ट लग सकते हैं आपके लिए मैं लगा रहा हूं, आपको समझनी चाहिए। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जहां स्लाइड जरूरी है वहां स्लाइड, जहां हैंड राइटिंग चाहिए वहां हैंड राइटिंग में दे रहा हूं। ठीक है, मेरा नेचर ऐसा है, मैं थोड़ा सा गुस्से में आ जाता हूं। पहले से मैंने बहुत संभाला है अपने आप को, बहुत कंट्रोल किया है। उस चीज को नेगेटिव वे में मत लेना। याद रखना, हमेशा डांटता हुआ है जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपना समझता है। और मैं प्रोफेशनली हो जाऊंगा, कॉलेज में जैसे प्रोफेसर होते हैं उनकी तरह हो जाऊंगा, तो फिर मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, मैं क्यों डांटूंगा? और जब तक आप अपने नोट्स खुद नहीं बनाओगे, याद रखना मेरी बात को, जब तक आप पेन पेपर लेकर नहीं बैठोगे, कुछ नहीं होने वाला। एज ए टीचर मैं आपको समझा सकता हूं, बाकी क्या करना है वो तो आपके ऊपर है। आगे बात समझ में? अब है पूछ रहे हैं सर प्रोडक्शन और रिजर्व में डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंस है। प्रोडक्शन का मतलब आपके पास है, मतलब आपके घर में आटा होना और आपके घर में रोटियां बनना, दोनों में डिफरेंस होगा ना। पहली बात, जितना आटा है उतनी रोटियां नहीं बना दोगे आप, भाई कल के लिए भी तो बचा के रखोगे आप। और दूसरी बात, आवश्यकता के अनुसार रोटियां बनाओगे। तो बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने आप में कंजर्व किए हुए हैं, उसको नहीं निकाल रहे हैं, जैसे वेनेजुएला। वेनेजुएला में पेट्रोलियम के रिजर्व पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर रहा। प्रोडक्शन करने को तैयार नहीं है वेनेजुएला। कौन कर रहा है प्रोडक्शन? सऊदी अरेबिया। आगे बात समझ में? कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया। मैं फिर कह रहा हूं, क्लास नोट्स के पीछे मत भागो, पेन पेपर लेकर बैठो। जब आप नोट्स लिखोगे 25 to 30% आपको वैसे याद हो जाएगा लिखने से। और आप अगर इस मूड में हो कि मैं वो हाइलाइटर से अंडरलाइन करके, है ना, या पेन से अंडरलाइन करके उसको याद कर लूंगा, मैं नहीं याद कर पाओगे, बी का सी लगा के आओगे पेपर में। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी टीचर को मानते हो तो वो सजेस्ट कर रहा है तो इस चीज को सुन लो और मान लो। ठीक है, जब तक आप, एक बात बताओ, आप जब तक आप खुद अपने एफर्ट नहीं लगाओगे, क्या टॉपिक एकदम से कूद के माइंड में थोड़ी घुस जाएगा? पेन पेपर लेकर बैठा करो, कुछ नहीं करना तो कम से कम जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको तो लिखो, कम से कम कॉपी पे, लाइन टू लाइन मत लिखो। आपको अगर ये लग रहा है कि कोडरमा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अगर ये लग रहा है कि भाई सिल्वर में हुट्टी का एक यूनिक सा नाम सुना आपने, नया नाम सुना आपने, और हुट्टी में सिल्वर का प्रोडक्शन होता है, तो कुछ तो लिखो आप। जब तक खुद अपने एफर्ट नहीं लगाओगे कुछ नहीं हो सकता। टीचर और नोट्स एक जरिया होते हैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में कैसे स्टोर रखना है वो आपकी जिम्मेदारी है। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं डेली समझाता हूं, इसीलिए फिर मुझे इरिटेशन होती है। मैं तुम्हें कैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम हो उसी पॉइंट पर अटके हुए, नहीं हमें अपने आप में कुछ चेंज ही नहीं करना। अगर ऐसा कुछ होता कि मुझे नोट्स नहीं देने होते तो मैं डिटेल वाले नोट्स क्यों पढ़वाता? मैं तो कोशिश ही करता ना छोटा मोटा डेटा को पकड़ा के भगा दिया जाए। बात समझ रहे हो ना? तो अपने आप को चेंज करो, पेन और पेपर लेकर क्लास करने बैठो, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है कम से कम कुछ तो लिखो। अगर आप न्यूज़पेपर की तरह जीएस पढ़ना चाहते हो या वेब सीरीज की तरह क्लास देखना चाहते हो तो बस कहानी गड़बड़ है, मान लो।
है ना। बाकी टेंशन न लो, मैं आपके साथ हूं, मेरा कहना मानोगे, मैं और मन लगाकर और शिद्दत के साथ मेहनत करूंगा आपके साथ, मजा आएगा, है ना। सर जी आपसे 1 साल से ज्वाइन हूं, 1 ईयर से ज्वाइन हूं, अब तक लिखे बिना रहा नहीं जाता, क्या करें, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करो, ओके, बाकी सब कुछ अच्छा होगा।